गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिसर्च इनिशिएटिव है सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय करने का स्पेस में 2027 से। तो प्रोजेक्ट में क्या होगा कि स्मॉल कंप्यूटिंग रैक्स जो है सैटेलाइट्स पर वो जो है टेस्ट किए जाएंगे बिफोर स्केलिंग अप, और विद इन अ डेकेड जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डेटा सेंटर्स जो है वो कॉमन प्लेस बन जाएंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट सन कैचर जो है वो डिप्लॉय करेगा सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स को, कॉन्स्टलेशंस को, जो कि इक्विप्ड विद होंगी टीपीयूज़ के साथ, ताकि लार्ज स्केल मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स जो है वो स्पेस में ही कर सकें। तो इसमें लेज़र बेस्ड ऑप्टिकल लिंक्स जो होंगे वो सैटेलाइट्स को कनेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे डेटा सेंटर लेवल कॉम्पिटिशनल कोऑर्डिनेशन। तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये एआई बूम जो है, उससे रैपिड एक्सपेंशन हो रही है डेटा सेंटर्स की, जिसकी सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट कॉस्ट है। इन डेटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए हैवी वाटर कंजम्पशन चाहिए होता है, डिपेंडेंस चाहिए होती है फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी पर, और जो है एक पावर डिमांड में भी शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है। तो इवन जो है गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि लगभग 165% इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में। उससे क्लाइमेट कंसर्न्स जो है रेज होते हैं। तो स्पेस जो है, खासकर लूनर सरफेस, एक प्रिडिक्टेबल कंडीशन देता है हमें, और वहाँ पर कॉन्टिन्यूस सोलर रेडिएशन आती है। तो डिपेंडेंस जो है टेरेस्ट्रियल लेवल पर जो एनर्जी ग्रिड्स की हमारी कम हो जाएगी, और वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे रिस्क भी नहीं है, अंडर वाटर या अंडर सी केबल डिसरप्शंस की रिस्क भी नहीं है। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रीज़न है कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स वहाँ पर नहीं लगेंगे, क्योंकि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट करती है किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी के क्लेम नहीं होगा स्पेस में। जैसे जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे हैं, तो स्पेस मिशंस भेजने की कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इंक्रीजिंगली वायबल है ये एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स को भेजना इन कंपनीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही ये कर रहा है, ओपन एआई भी इसके लिए प्लान कर रहा है। फिर स्टार का क्लाउड सैटेलाइट ने भी एनवीडिया के पावरफुल जीपीयू को भेजा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीबी जी रैम जी बिल 2025। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 एक ओवरहॉल है इंडिया के मनरेगा एक्ट 2005 का। एक मॉडर्नाइज फ्रेमवर्क दे रहा है ये फ्रेम फॉर रूरल जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स। ये बिल जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब इसमें 5 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं बिल में। 100 डेज की बजाय 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर गारंटी दी जा रही है, जो कि पहले 100 दिन की थी ऑफ कोर्स। मेजर डिपार्चर ये है मनरेगा से कि पहले सेंटर जो है 100% अनस्किल्ड वेज कॉस्ट देता था, पर अब वो 90-10 60-40 और जो है वो रेशियो में आ जाएगा, जैसे जो आपके स्टेट्स में होता है। तो एक तरह से डायरेक्टली वेज लाइबिलिटी जो है स्टेट्स के ऊपर आ जाएगी इसके बाद। ठीक है। तो स्टेट्स इससे पहले मनरेगा में सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती थी किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, 1/4 ऑफ मटेरियल कॉस्ट के लिए, और स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन जो है वो लेबर बजट को रिप्लेस कर देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन हर फाइनेंशियल ईयर की, और अगर कोई भी एक्सपेंडिचर उससे एलोकेशन से ऊपर जा रहा है तो वो स्टेट को ही भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह से राइट्स बेस्ड अप्रोच जो सो कॉल्ड थी ये डिमांड लेड स्कीम की, उसमें बजट कैप लगाया जा रहा है और सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम इसको बनाया जा रहा है। और इसमें क्या कहा गया है? कोई भी काम जो है ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चर सीजन्स नहीं होगा, मतलब हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, ग्राम पंचायत लेवल वाइज 60 दिन पर फाइनेंशियल ईयर बताने पड़ेंगे, जिसमें सोइंग और हार्वेस्टिंग होती है। और जितने भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज़ हैं, वो ये इंश्योर करेंगी कि उन पीरियड के, उस 60 दिन के पीरियड के बाद ही कोई भी काम जो है वो इसमें हो अब। ठीक है। तो एक तरह से जो 125 डे की गारंटी है वो और कम हो जाएगी इसमें। ठीक है। उनके पास और कम टाइम रह जाएगा। तो जो जितना भी काम है वो विकसित भारत पंचायत प्लान्स के थ्रू ही ओरिजिनेट होगा, और जितने भी जो ये काम होंगे इन सबको एग्रीगेट करके विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में डाल दिया जाएगा, और ये प्लान जो है वो इंटीग्रेट होंगे फिर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि मनरेगा जो 2005 में लाया गया था वो अब कोई करंट रूरल रियलिटीज़ को नहीं दिखाता है। पॉवर्टी लेवल इंडिया में डिक्लाइन हो चुके हैं, डिजिटल एक्सेस जो है एक्सपैंड हो चुका है। तो स्कीम ऑलरेडी जो मनरेगा की है वो मिस यूज़ ऑफ फंड्स, वीक मॉनिटरिंग और लो क्वालिटी एसेट्स की क्रिएशन जो है वो फेस कर रही थी, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क।
टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उसको अपने बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और ये जो है पर्टिकुलरली रिन्यूड अटेंशन इस पे आ रही है क्योंकि बायो थ्रेट्स राइज हो रहे हैं ड्यू टू न्यू एज बायोटेक्नोलॉजीज। ओके, तो बायो सिक्योरिटी क्या होता है? बायो सिक्योरिटी बेसिकली वो प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं इंटेंशनल मिसयूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, टॉक्सिन्स और टेक्नोलॉजीज। तो ऑलरेडी हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है जो 1975 में अडॉप्ट हुआ था, वर्ल्ड की पहली ट्रीटी जो प्रोहिबिट करती है डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। तब से लेकर अब तक ग्लोबल यूसेज ऑफ बायो वेपन्स जो है वो लार्जली डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है उसने इसके रिस्क बढ़ा दिए हैं। इंडिया का जो जैसे वास्ट बॉर्डर है, बायोडाइवर्सिटी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर बायोलॉजिकल थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से। तो एग्रीकल्चर फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स। तो एक बायोलॉजिकल अटैक जो है या पैथोजन आउटब्रेक जिससे कि क्रॉप या लाइफ स्टॉक को अफेक्ट होगा, तो उससे हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड पावर देती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने की। तो इंडिया का एग्जिस्टिंग बायो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर मेंशन है सब, लेकिन इंडिया के पास एक यूनिफाइड नेशनल बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं है, जबकि इंडिया जो है 66 आता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स पर। आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो फास्ट इवॉल्विंग बायोटेक के साथ जो है वो पेस नहीं रख पाए हैं, इसलिए एक यूनिफाइड नेशनल बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिफर्म किया है अपनी कमिटमेंट टू द आइडियल्स ऑफ वासुदेव कुटुंबकम एंड रिलीजियस हार्मनी 11th यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की मीटिंग में, ठीक है, रियाद में। तो ये यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन 2005 में बनाया गया था कोफी एनन के पॉलिटिकल इनिशिएटिव पर। इसको को स्पॉन्सर किया था गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड टर्की ने। इसको क्रिएट किया गया था एज अ सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल फॉर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, ताकि कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके। तो एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स भी ये मेंटेन करता है, और सेक्रेटरी जनरल ने इसके लिए एक वॉलंटरी ट्रस्ट भी बनाया हुआ है जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट ही एडमिनिस्टर करता है। इसको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं और ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है 7 एंटीनेटल क्लिनिक्स में जहाँ पर 3000 वेमेन थी, और पाया गया कि अर्ली जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो लगभग 1 in 5 प्रेग्नेंट वेमेन को अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली है क्या जीडीएम? एक ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो डायग्नोस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और टिपिकली ये 24 से 28 वीक्स जेस्टेशन में ये डायग्नोस होती है। होता क्या है कि जब हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा जो है से जो निकलते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा वो ब्लॉक करते हैं एबिलिटी टू यूज़ और मेक इंसुलिन। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते, बट हाँ एक्सेसिव थर्स्ट होना, यूरिनेशन होना ज़्यादा, फैटीग, नोजिया, ये सब इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं, और इसको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीबीएसपी स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2009 से लेकर 2010 से जो शुरू हुई है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्कीम, इसने लगभग 6,43,000 इंडिविजुअल्स को अभी तक ट्रेन कर दिया है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, ताकि टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया डेवलप हो सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क दिया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स दोनों को इंडिया के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो आउटकम्स जो है वो इस ट्रेनिंग के वो उसमें होता क्या कि प्लेसमेंट हो जाती है इंस्टीट्यूट्स द्वारा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हायर स्टडीज़ की। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको इंप्लीमेंट करता है थ्रू नेटवर्क ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट एजेंसीज, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स को। और बेनिफिशरीज जो है ऑर्गेनाइज से लेके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी वर्कर्स होते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Google's Project Suncatcher. This topic is important for your science and tech section. So Google has launched this Project Suncatcher, which is a long-term research initiative to deploy solar-powered data centers in space starting in 2027. So this plan initially involves testing small computing racks on satellites before scaling them up. And within a decade, extraterrestrial data centers could become commonplace. So Project Suncatcher aims to deploy solar-powered satellite constellations equipped with tensor processing units to perform large-scale machine learning computations in space. This system will use laser-based optical links to connect satellites, enable data center level
computational coordination. Why there's a need for data centers in space? Because AI boom has led to a rapid expansion of terrestrial data centers, bringing significant environmental costs. And these include heavy water consumption, rising dependence on fossil fuel electricity, a sharp increase in power demand. So space, particularly the lunar surface, offers predictable conditions and continuous solar radiation, reducing the dependence on fragile terrestrial energy grids. And space-based systems are also insulated from risks like natural disasters and undersea cable disruptions. And but the most important one is the fact that there are data localization laws which limit where companies can process and store the data. So, as per 1967 Outer Space Treaty, it prohibits national sovereignty claims over space. So, having data centers in space could bypass such constraints. Advances in rocket technology have significantly lowered the cost of space missions, making it increasingly viable to launch experimental payloads. Okay, so this Google is not the first one. Of course, OpenAI is also exploring this. Even Nvidia's GPU was launched into space by a StarCloud satellite. So the next topic is VBG RAM G Bill 2025. This topic is important for your governance and economy section. So Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen 2025 proposes a sweeping overhaul of India's Manrega Act of 2005. And this is being seen as a modernized framework for rural jobs and livelihoods. But critics are saying that this would increase the financial and administrative burden on state governments. So there are five most consequential statutory changes under this bill. The bill is now guaranteeing 125 days of wage employment per rural household per financial year instead of just 100 days under Manrega. But as of now, center pays 100% of unskilled wage costs. But now, after this bill, the proposed cost sharing will be the 90-10 and 60-40 ratio, like under the centrally sponsored schemes. This is shifting direct wage liability to states. Earlier, states were only responsible for unemployment allowance, one-fourth of material costs, and state level administrative expenses. And there is now normative allocation, which is replacing labor budget. So central government will determine state-wise normative allocation for each financial year, and any expenditure beyond this allocation will be borne by that particular state government. So basically, it is converting a rights-based demand-led scheme into a budget-capped supply-driven program. So there will be a pause of Manrega work or this guaranteed work during the peak agricultural seasons. States must notify in advance a period aggregating 60 days per financial year, which would cover sowing and harvesting. And these notifications may vary by districts, blocks, gram panchayats, agroclimatic zones. All planning and execution authorities are legally bound to ensure that work occurs only outside these periods. So this would, of course, reduce the effective window to realize the 125-day guarantee. All works must originate from Viksit Gram Panchayat plans, and these are aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. So plans will be integrated within the PM Gati Shakti Master Plan. Okay. So government is saying that Manrega no longer reflects the current rural realities because it was enacted in 2005, and we have declining poverty levels and expanded digital access. So the scheme has continued to face structural issues and like misuse of funds, weak monitoring, and creation of low quality assets. So the next topic is strengthening biosecurity framework. This topic is important for your economies, for your security section. India needs to strengthen its biosecurity framework, and this particular thing has gained renewed attention due to the rising biothreats due to new age biotechnologies. So biosecurity refers to practices and systems which aimed at preventing the intentional misuse of biological agents, toxins, or technologies. So we had this biological weapons convention which was adopted in 1975, and it is the first treaty which prohibited the development and use of biological weapons. Since this treaty, bioweapons have declined, but emerging technologies and geopolitical complexities have increased risks. India's vast borders, biodiversity, and high population density increases the risk of cross-border biological threats. And agriculture, which forms the backbone of our rural livelihood, is very prone to it. Any pathogen outbreak affecting crops or livestock can severely harm our food security and economy. Modern biotechnologies also provide unprecedented power to manipulate biological systems. So
Despite the fact that India ranks 66th on the Global Health Security Index, we do not have any unified national biosecurity framework. We have the system which is fragmented, which leads to gap in coordination, surveillance, and emergency response. Okay, and outdated legal frameworks have not kept pace with the fast evolving biotech. So the next topic is United Nations Alliance of Civilization. This topic is important for your international relations. Recently, India has reaffirmed its commitment to the ideals of Vasudev Kutumbakam and religious harmony at the 11th United Nations Alliance of Civilization forum in Riyadh. So this Alliance of Civilization was established in 2005 as the political initiative of Mr. Kofi Annan, who was the former UN Secretary General. It was co-sponsored by the governments of Spain and Turkey. It was created to serve as a soft power political tool of the United Nations Secretary General for conflict prevention and conflict resolution. It maintains a global network of partners, including states, international and regional organizations, civil society groups, and foundations. The Global Forum is the highest profile event, and the Secretary General has also established a voluntary trust fund for UNAOC, which is administered by the United Nations Secretariat. It also receives voluntary contributions from member states, international organizations, private sector, and foundations, and it is based in New York. So the next topic is gestational diabetes mellitus. This topic is important for your social issues. So a study has been conducted at 7 antenatal clinics with over 3,000 women, and it has been found that early gestational diabetes mellitus affects about 1 in 5 pregnant women. So GDM is glucose intolerance, first diagnosed during pregnancy, and it is typically diagnosed between 24 to 28 weeks gestation. It happens when the hormones from the placenta block ability to use or make insulin. Most of the time, gestational diabetes does not cause symptoms, but it includes excessive thirst, urinating more often, fatigue, nausea. Gestational diabetes can be managed by a combination of lifestyle changes and medication. So the next topic is CBSP scheme. This topic is important for your economy section. So since its inception in 2009-10, the capacity building for service provider scheme has trained a remarkable 6,43,000 individuals. So it's a central government scheme which is aimed to develop the tourism potential of India, and it is being launched by the Ministry of Tourism. It operates as a comprehensive skill development and certification framework targeting both the unorganized and organized sectors of India's tourism and hospitality sector. The outcome of these trainings includes placement by institutes, self-employment, and trainees opting for higher studies. Ministry of Tourism implements the scheme through a network of central, state, and private agencies. Under the scheme, Ministry of Tourism provides financial assistance to participating institutes as well. The beneficiaries range from organized sector workers like hotel and restaurant workers to unorganized sector workers also like dhaba staff, taxi coach drivers, tourist police, monument staff, etc. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.